हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सरकारी ई टैक्सी सेवा, सरकारी ई टैक्सी सेवा सरकारी ई टैक्सी सेवा जो है, यानी इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा जो है, ये केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है। केरल के द्वारा चलाया गया है और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला राज्य बन गया है। ई टैक्सी चलाने के पीछे मकसद क्या था? अधिकतर जब यात्रा होता है तो उसमें बच्चों या महिलाओं, इनके साथ बदतमीजियां ज़्यादा होती हैं। यानी इनकी जो यात्रा होती है वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता है प्राइवेट संसाधनों में। और ख़ास करके जब तटवर्ती क्षेत्र हों, जहाँ पे अपहरण होना, महिलाओं का व्यापार होना या ये सब चीज़ें ज़्यादा हावी हों, तस्करी ज़्यादा हावी हो, वहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप होना आवश्यक हो जाता है। तो केरल सरकार ने महिलाओं और बच्चों को स्पेशली ध्यान में रख करके, बाकी तो सभी लोग इस पे यात्रा करेंगे, लेकिन स्पेशली महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रख करके सरकारी ई टैक्सी सेवा का प्रारंभ किया गया है। यानी केरल जो है ये भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने सरकारी ई टैक्सी सेवा की शुरुआत किया है। सरकारी ई टैक्सी सेवा का शुरुआत जो किया गया है, इस सर्विस का जो नाम रखा गया है केरल के द्वारा, केरल साउरी। याद रखिएगा, एकदम पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा। केरल साउरी, केरल साउरी जो है इसका नाम रखा गया है और राज्य के श्रम विभाग के द्वारा, किसके द्वारा? राज्य के श्रम विभाग के द्वारा केरल साउरी के नाम से ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू किया गया है। यानी कि यहाँ प्रश्न ये पूछ सकता है कि किस विभाग के द्वारा शुरू किया जा रहा है, तो श्रम विभाग के द्वारा शुरू किया जा रहा है और ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य जो है, सस्ती दरों पर जनता को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना। यानी सस्ती दरों पर जनता को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना, विशेष करके बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित यात्रा हेतु, विशेष करके बच्चों और महिलाओं के सुरक्षा हेतु केरल साउरी की तय दर के अलावा केवल 8% सर्विस चार्ज लिया जाएगा। यानी जितना किराया तय किया गया होगा उससे 8% सर्विस चार्ज भी लिया जाएगा। यानी तब भी प्राइवेट संसाधनों की अपेक्षा कम ही होगा। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है वो ज़्यादा है और इस बार किसी भी एग्ज़ाम में ये प्रश्न देखे जा सकते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में ई टैक्सी सर्विस सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह राज्य होगा केरल। भारत का कौन सा स्थान है इसका इस मामले में? तो यह पहला राज्य होगा। देखो, इसीलिए प्रश्न भी बनेगा क्योंकि पहला राज्य जो होता है
और कोई कार्य करते हैं, और अक्सर केरल, तमिलनाडु ये सब कुछ ना कुछ किया करते हैं, कर्नाटक हो गया, तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ई सर्विस सेवा जो है इसका नाम क्या रखा गया है? तो केरल साउरी इसका नाम रखा गया है। और किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह श्रम विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, श्रम विभाग। देखिए, केंद्र में मंत्रालय होते हैं और मंत्रालय के अंतर्गत विभाग होते हैं। राज्य में मंत्रालय नहीं होते हैं, राज्य में केवल विभाग होते हैं। तो श्रम विभाग के द्वारा जो है शुरू किया गया है। श्रम विभाग के द्वारा केरल साउरी को शुरू किया गया है और इसको नाम दिया गया है केरल साउरी, जिसे ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा कहा गया है। ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा। इसका मतलब ये है कि जो केरल साउरी है, केरल साउरी को ऑनलाइन, जैसे कि आप इसमें ओला ये सब बुक करते हैं, ऐसे इनको ही मंगाया जा सकता है और ये तय समय पे और टाइम टू टाइम आपको मिल जाएंगी। इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सस्ती दरों पर यात्रा सुनिश्चित करना, स्पेशली बच्चों और महिलाओं हेतु। कितना सर्विस चार्ज लिया जाएगा? यानी केरल साउरी में तय दर के अलावा 8% सर्विस चार्ज लिया जाएगा, 8% सर्विस चार्ज लिया जाएगा। अगला पॉइंट है, सुरेश पटेल बने हैं नए सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुरेश पटेल। मैंने बताया था कि संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था। हमने संविधान में ये टॉपिक करवाया है। तो कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती हैं जो हमारे संविधान ने उनको मान्यता दिया है, और कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जो हमारी संसद के यानी सरकार के द्वारा या संसद के आदेशों या अनुदेशों के द्वारा बनाया गया है। तो जो सीबीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, वो हमारा गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि सरकार के शासनादेश के माध्यम से इसे प्रारंभ किया गया था। तो हाल ही में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुरेश पटेल जी को शपथ दिलाया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है, सीबीसी जो है, ये बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें सीबीसी में एक मुख्य आयुक्त, प्लस 2 सतर्कता आयुक्त, कुल मिलाकर के 3 आयुक्त होते हैं। 3 आयुक्त होते हैं। सीबीसी को 1964 में के संथानम महोदय के नेतृत्व में एक भ्रष्टाचार निरोधी समिति का गठन किया गया था। भ्रष्टाचार निरोधी समिति का गठन किया गया था और इन्होंने सिफारिश किया था कि एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होना चाहिए जो सलाह भी देगा और ऐसे कार्यों पर निगाह भी रखेगा कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है। तो उन्हीं के सिफारिश के अनुसार
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन किया गया था। और तब से यह बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। ये अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं और यह एक स्वायत्त निकाय है। ये कार्य स्वायत्त रूप से यानी स्वतंत्र रूप से करते हैं और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनके पर किसी का दबाव नहीं होता है। ये खुल करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने कार्यों को संपादित करते हैं। और इनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। इसमें से जो आयुक्त होंगे या तो 4 साल तक रहेंगे और या तो अगर 65 वर्ष के पूरे हो गए हैं तो रिटायर हो जाएंगे। यहाँ से प्रश्न कैसा आएगा? यहाँ से प्रश्न आएंगे 2। या तो ये पूछेगा कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया है? तो सुरेश पटेल को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? सुरेश पटेल को। और दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसके सिफारिश पे बना था? तो 1964 में के संथानम के सिफारिश पर। सीबीसी का कार्यकाल कितना हो सकता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। अगला पॉइंट है आदिपुरम महोत्सव। आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाता है आदिपुरम महोत्सव। आदिपुरम का मतलब होता है जिसे जनवरी, फरवरी, जेठ, वैशाख होता है, ऐसे तमिल में आदि एक महीने का नाम है। और इस महीने में देवी अंडाल के और भगवान रेगमन्नार की पूजा की जाती है। और इन दोनों की पूजा पे एक महोत्सव होता है, इसे ही, और जो कि महीने का नाम आदि होता है और इसीलिए आदिपुरम महोत्सव कहा जाता है। आदिपुरम महोत्सव कहा जाता है क्योंकि यह आदि महीने में मनाया जाता है। और देवी अंडाल को ही देवी अंदल के नाम से भी जाना जाता है। देवी अंदल माना जाता है कि ये लक्ष्मी जी की अवतार हैं। लक्ष्मी जी का अवतार हैं और इसीलिए इनके जन्म दिवस पर जन्मोत्सव पर यह त्यौहार या महोत्सव मनाया जाता है। और इन्हें दक्षिण का मीरा कहा जाता है। दक्षिण का मीरा कहा जाता है। यानी आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है और आदिपुरम को अंडाल जयंती के नाम से जाना जाता है। अंडाल जयंती वही इनका जन्मोत्सव जो मनाया जाता है देवी अंडाल का, तो इसीलिए इसे अंडाल महोत्सव के नाम से जाना जाता है, अंडाल जयंती के नाम से। यह महोत्सव तमिल माह आदि में मनाए जाने के कारण इसे आदिपुरम महोत्सव कहा जाता है। जो तमिल माह आदि है उसमें मनाए जाने के कारण इसे आदिपुरम महोत्सव कहा जाता है। इसमें भगवान रेगमन्नार की पूजा की जाती है और देवी अंदल की पूजा की जाती है। देवी अंदल को धन की देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है
और यह महोत्सव देवी अंदल के जन्मोत्सव पे मनाया जाता है। इन्हें दक्षिण का मीरा कहा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ से प्रश्न आएंगे कि हाल ही में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया, यह किस राज्य का महोत्सव है? और जो कि ये कला और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। तो यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों जगह पूछे जाने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। बाकी और एग्जाम में तो पूछे जाने का है ही है। तो आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो तमिल माह आदि में यह मनाया जाता है। देवी अंडाल यानी अंडाल जयंती के नाम से जाना जाता है। अंडाल जयंती के नाम से जाना जाता है। और देवी अंडाल और भगवान रेगमन्नार की पूजा की जाती है। और देवी अंडाल को किसका अवतार माना जाता है? तो देवी लक्ष्मी का। देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इन्हें दक्षिण का मीरा कहा जाता है। दक्षिण का मीरा कहा जाता है। और यह उत्सव देवी अंडाल के जन्मोत्सव पे ही मनाया जाता है। अगला पॉइंट है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? कर्नाटक राज्य के द्वारा। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं बसवराज मुंबई। बसवराज मुंबई के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना को चालू किया गया है। इनका उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को अन्य योजनाओं के साथ वित्तीय सहायता देना और कौशल प्रशिक्षण के साथ 10 लाख लोगों को स्वरोजगार यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दृष्टि से सशक्त बनाना। देखिए, वित्तीय सहायता देना, और कौशल प्रशिक्षण। कितने लोगों को? 10 लाख लोगों को। और बैंकों से सेल्फ हेल्प ग्रुप के यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के को बैंकों के और बाजारों के जोड़ने के अलावा अन्य 5 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार करना। यानी जो 10 लाख लोग हैं उनको कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत तैयार करना, और 5 लाख लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा अदर के रूप में इनको और सशक्त बनाना स्वरोजगार के लिए। यानी सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होता है, ज़्यादातर इसमें महिलाएं होती हैं। एक ग्रुप बनाया जाता है गांव में 8-10 लोगों का, और उस ग्रुप के सबका नाम होता है, उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है कि आप लोग एक सामूहिक रूप से कोई उद्यम चलाइए। तो ऐसे 10 लाख ग्रुप को पैसा दिया जाएगा, और 5 लाख लोगों को इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से 5 लाख लोगों को तैयार किया जाएगा कि वो स्वरोजगार अपना रोजगार कोई चला सकें। वो सेल्फ हेल्प से अलग होगा। यानी कहा जा सकता है कि 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को और 5 लाख इंडिविजुअल को स्वरोजगार देने के लिए बात कही गई है। किसके द्वारा कही गई है?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के द्वारा। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इतना पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना किस सरकार के द्वारा चलाया गया है या किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो आप लोग पढ़े हैं, आप लोग तुरंत बता देंगे कि कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटक राज्य के द्वारा चलाया गया है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? हो सकता है पूछ ले, जानते रहना चाहिए। बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ग्रामीण युवाओं को फोकस किया है। ग्रामीण युवाओं को फोकस किया है और उसमें वित्तीय सहायता एवं कौशल प्रशिक्षण शामिल है। कौशल प्रशिक्षण शामिल है। साथ ही बैंकों को और बाजारों को जोड़ना भी शामिल है। जोड़ना भी शामिल है। अगला पॉइंट है नेजल वैक्सीन। नेजल वैक्सीन का मतलब है नाक से दिया जाने वाला वैक्सीन। वैक्सीन ये बनाया है भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है और हाल ही में इसे नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दी गई है और इसकी जानकारी जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दिया और यह नाक से दिया जाएगा, नाक से दिया जाएगा इस वैक्सीन को। यानी यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नेजल वैक्सीन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो नेजल वैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यानी भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसे हाल ही में अनुमति दिया गया है आपातकालीन उपयोग के लिए। किसके द्वारा दिया गया है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी जानकारी, मतलब इसकी अनुमति दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए इसकी अनुमति दिया गया है और इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया है और यह नाक से दिया जाने वाला पहला वैक्सीन होगा। ये भी ध्यान रहे कि नाक से दिया जाने वाला कोविड-19 वायरस के लिए यह पहला वैक्सीन होगा। जो भारत के द्वारा बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि नाक से दिया जाएगा, कोविड-19 वायरस का है और ये पहला वैक्सीन होगा जिसे भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अनुमति दिया है आपातकालीन उपयोग के लिए, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, इन्होंने इसकी जानकारी दिया है। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।